Today we are going to study very interesting topic which is black body radiation. Students, we have already studied that light or electromagnetic radiations behave as a wave. They move in a wave nature, right? So we have already studied that light show wave nature. Now, many of the phenomena like polarization, interference, diffraction has been proved with the help of wave theory. But some of the phenomena like black body radiation, photoelectric effect has not been proved with the help of wave theory. It means wave theory had some limitations, and that limitation includes the explanation of some phenomena like black body radiation and photoelectric effect etc. तो स्टूडेंट्स, जब हमने वेव नेचर पढ़ा था तो उसने काफ़ी फिनोमिना समझा दिए थे लाइक डिफ्रैक्शन, इंफेरेंस एंड पोलराइजेशन. ठीक है, लेकिन काफ़ी जो एक्सप्लेनेशन है, फिनोमिना है लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैनी मोर, तो कुछ फिनोमिना को वो वेव थ्योरी समझा नहीं पाई. ठीक है, तो वो कौन कौन से फिनोमिना थे पहले हम उनको स्टडी करते हैं और इन फिनोमिना के पीछे क्या लॉजिक है हम फिर उसको कंक्लूड करेंगे. फर्स्ट फिनोमिना इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. इस फिनोमिना को वेव नेचर समझा नहीं पाया. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डज ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन्स? स्टूडेंट्स, अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी अगर वो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो या परफेक्ट एमिटर हो ऑफ द रेडिएशन एनर्जी. ठीक है, मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस पे हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दे और साथ में सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट आउट भी कर दे, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी. और इनसे जो रेडिएशंस निकलती है, इन ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती है, इन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. तो चलो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज डेफिनेशन. सी, ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ द रेडिएंट एनर्जी. ठीक है, ये क्या होता है? हम इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो भी हम रेडिएशन उसको देते हैं उसको फुल्ली वो एब्जॉर्ब कर देती है. जो भी रेडिएशंस हम देते हैं वो चाहे कितनी भी फ्रिक्वेंसी की हो, फॉर एग्जांपल हम सारी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी की अगर उसको रेडिएशन देते हैं तो वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देता है और साथ में सारी रेडिएशन को एमिट आउट भी कर सकता है. ठीक है, तो ऐसी बॉडी जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दे या फिर एमिट आउट कर दे, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट बॉडी. और जो रेडिएशन ये परफेक्ट बॉडी एमिट आउट करता है, बाहर निकालता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो बच्चों, ये तो है इसकी डेफिनेशन. अब हम इस एब्जॉर्प्शन और एमिशन फिनोमिना को समझते हैं, फिर हम इसके बाद में इसका ग्राफ को स्टडी करेंगे. So let's see the concept. See students, होता क्या है? सपोज कोई एक बॉडी है ना, ये हमने कोई बॉडी ली है, एनी मटेरियल वी हैव टेकन. जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों मान लीजिए कि जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ये ऑल वेवलेंथ्स की है, मतलब फ्रॉम लोअर टू लेके हायर, सारी जितनी भी वेवलेंथ्स है फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, हम सारी वेवलेंथ की बात करते हैं. तो हमने इसमें सारी वेवलेंथ या फिर ऑल फ्रिक्वेंसी की एनर्जी इसको प्रोवाइड की है, ऑल फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ की एनर्जी इसको प्रोवाइड की है. तो ये बॉडी क्या करेगा? उसको जो लाइट हमने प्रोवाइड की, जो एनर्जी प्रोवाइड की है, उसमें 3 फिनोमिनाज होते हैं. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ये क्या कर सकता है? फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि ये बॉडी उस लाइट को, जो हमने लाइट इम्पार्ट करी है इसके ऊपर, उसको एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है. सेकेंड फिनोमिना क्या है? उस लाइट को ये क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे. थर्ड फिनोमिना क्या है? उस लाइट को ये क्या कर दे? ट्रांसमिट कर दे. ठीक है बच्चों, तो जब लाइट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ये बॉडी 3 फिनोमिना करता है. या तो कुछ पोर्शन को वो एब्जॉर्ब कर देगा, कुछ पोर्शन को वो रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ पोर्शन को वो ट्रांसमिट कर देगा. तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वेवलेंथ की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, जिस वेवलेंथ की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, वो कलर का सब्सटेंस हमें वो दिखता है.
ठीक है। हर एक कलर का पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जो कलर ये बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, जो कलर की एनर्जी ये बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी वो ही कलर हमें हमारी आंखों से दिखेगा, ठीक है, हमारी आंखें उसको महसूस कर पाएगी। समझ में आ गया? तो इसमें जो कलर है इस बॉडी का वो किसकी वजह से होगा? रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। इसका मतलब इस रिफ्लेक्टेड लाइट में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी या फिर कुछ लैम्डा होगा। इस फ्रीक्वेंसी, इस लैम्डा की कुछ ना कुछ कलर होगा अगर ये विजिबल रेंज में है, इफ इट इज़ इन विजिबल रेंज। इस अगर ये फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा इसने रिलीज आउट किया है, जो रिफ्लेक्ट किया है, अगर वो विजिबल रेंज में है तो हमें कुछ ना कुछ कलर इस मटेरियल का ऑब्जर्व होगा। तो ये कलर किसके बेसिस पे होगा? जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर लैम्डा के बेसिस पे, ठीक है। अगर जो फ्रीक्वेंसी या लैम्डा इस विजिबल रेंज से आगे या पीछे होगा तो वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। हमें वही लाइट दिखती है जो विजिबल रेंज के अंदर होती है, ठीक है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है आयरन मेटल का, ठीक है। हमारे पास में एक आयरन मेटल है जिसको हम जब हीट करते हैं, इस आयरन मेटल को जब हम हीट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आयरन नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर हम उसको दे रहे हैं तो वो रेड कलर का होता है, उसके बाद में वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है, फाइनली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो बच्चों उसके पीछे रीज़न क्या है? जब आप आयरन रॉड को टेम्परेचर देते हैं तो बच्चों आपको पता है ये आयरन रॉड क्या है? ये एक मेटल है, ठीक है। मेटल के अंदर क्या होगा? मेटल के अंदर आप जानते हैं कर्नल्स होते हैं जो फ्रीली मूविंग होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कर्नल्स बोलते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेटल होता है उसके अंदर हम बात करें तो कर्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सपोज एक मेटल का पीस है तो ये हमारे पास कर्नल है, ये जो कर्नल है अपनी जगह पे क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। कर्नल जो है वो फिक्स्ड है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। तो देखो बच्चों होता क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये कर्नल्स क्या करते हैं बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये जो कर्नल्स हैं ये वाइब्रेट होते हैं, इनको एनर्जी मिल जाती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो जिसमें कर्नल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। तो बच्चों जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी कर्नल्स वाइब्रेट करेंगे और कुछ फ्रीक्वेंसी को एमिट करेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, इस फ्रीक्वेंसी का जो कलर है वो हमें विजिबल होता है। जैसे देखिए जब टेम्परेचर कम दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर लो है, ठीक है, कंपैरिजन में बात करें, जब टेम्परेचर लो है तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी कम ही होगी तो वो रेड कलर का दिखता है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी तो वो येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। फिर जब टेम्परेचर आपने और बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कर्नल्स बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को, ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को एमिट आउट करेंगे। जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को एमिट आउट करेंगे तो हमें कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू कलर, क्योंकि इस ब्लू कलर की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज़ होगी और हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज़ होगी तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी वाला कलर मिलेगा, मतलब हमें ब्लू कलर मिलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी पे, मेटल पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। कलर चेंज क्यों करता है? क्योंकि हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखा है। अगर हम ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा है कि जब भी हम मेटल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जी हम देते हैं तो उसमें जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। जब कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी को एमिट करते हैं और ये जो फ्रिक्वेंसी एमिट होती है उस वाली फ्रिक्वेंसी का कलर हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दिखता है। तो बच्चों ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझाना वाली हूँ। सो लेट्स सी दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख रहे हैं।
जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस टेम्परेचर में नंबर्स ऑफ वेवलेंथ्स है ना, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और आप इसको कैसे देख सकते हैं, जब भी आप एनर्जी को, किसी भी एनर्जी सोर्स को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो आप जानते हैं जब भी निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो वो अपने रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी वाली या लैम्डा वाली लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। इससे हमें समझ में आता है कि अगर व्हाइट लाइट की हम बात करते हैं तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं जब वो निकोल प्रिज्म के थ्रू पास होता है और हमें विबग्योर 7 कलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस लाइट में नंबर्स ऑफ वेवलेंथ थी, उसी तरीके से जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ वेवलेंथ है। तो ये जो बॉडी है ये ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और कुछ एनर्जी को क्या करेगी, ये एमिट आउट करेगी। और हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑलमोस्ट सारी एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी एनर्जी एमिट आउट करने की कोशिश करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट जो ऑल लैम्डाज होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल लैम्डाज जो होते हैं उनको ये क्या करता है, एमिट आउट करता है। ऑलमोस्ट ऑल लैम्डा की जो एनर्जी है उसको ये एमिट आउट करता है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर ये ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी की लैम्डा को एमिट आउट करेगा तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इंटेंसिटी एंड लैम्डा। तो बच्चों इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, हम इंटेंसिटी पे यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, अमाउंट। तो बच्चों उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम सपोज कोई T1 टेम्परेचर पे है ग्राफ, तो जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो कम लैम्डा वाली रेडिएशंस है वो कम एमिट आउट होती है। आई का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। वैसे तो इंटेंसिटी मतलब है लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं एज अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो कम लैम्डा वाली है वो कम एमिट आउट होती है, कम अमाउंट में, ठीक है। और जो ज़्यादा लैम्डा वाली है वो भी क्या होती है, कम अमाउंट में ही एमिट होती है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट आउट होती है, देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट होती है। इस पॉइंट पे जो लैम्डा होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। और ये जो लैम्डा मैक्स है मतलब इसका कुछ ना कुछ लैम्डा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस वैल्यू की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा एमिट होती है और हमें इसी कलर का वो कंपाउंड दिखता है जिसकी लाइट सबसे ज़्यादा एमिट हुई है। तो हम ये इस ग्राफ से ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोअर वेवलेंथ की लाइट्स है वो कम एमिट होती है, हायर वेवलेंथ की लाइट्स है वो भी कम एमिट होती है, लेकिन जो इन बिटवीन में जो लैम्डा होता है उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर लैम्डा जो होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एमिट होती है। और इस टाइम पे जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं और हमें जो ऑब्जेक्ट होता है इस पर्टिकुलर लैम्डा का दिखता है, ठीक है। इस लैम्डा का जो कलर होगा वही हमारे ऑब्जेक्ट का भी कलर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है जनरल ग्राफ। अब देखिए इसी ग्राफ में एक और ग्राफ देखा गया है जो अभी मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। देखिए वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारे पास में एक ग्राफ हो गया। अगर हम थ्योरेटिकली देखें, थ्योरेटिकली मतलब हम वेव नेचर से, जब हम थ्योरेटिकली जब वेव नेचर को कंसीडर करते हैं और फिर जब हम इस थ्योरी को डिफाइन करते हैं तो हमें कौन सा ग्राफ मिलता है, इस ग्रीन कलर का ग्राफ मिलता है। ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये वाला हमें ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो बच्चों हम जब थ्योरेटिकली देखते हैं तो वो हमारे इस एक्चुअल ग्राफ से मैच नहीं कर रहा है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी पे देखें, मतलब लैम्डा मैक्स से आगे देखते हैं, तो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे तो ये ग्राफ मैच कर रहा है, लेकिन जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे ये ग्राफ मैच नहीं कर रहा। लोअर फ्रीक्वेंसी में तो क्या हमें कम इंटेंसिटी मिल रही है, पर यहाँ पे क्या बता रखा है थ्योरेटिकल के हिसाब से कि कम फ्रीक्वेंसी वाली जो लैम्डा होती है, कम लैम्डा वाली जो रेडिएशंस होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है। आई रिपीट, कम लैम्डा वाली जो रेडिएशंस है वो ज़्यादा एमिट आउट होती है थ्योरेटिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो जब हमने थ्योरेटिकली देखा तो वो चीज़ हमारे इस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं कर रही थी। इससे ये समझ में आया बच्चों कि जो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं कर रहा। मतलब इस थ्योरी में, वेव थ्योरी में,
इससे ये समझ में आया कि वेव थ्योरी में कुछ ना कुछ तो लूप होल है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो ये ग्राफ दोनों डिफरेंट आ रहे। थ्योरेटिकल हम वेव के हिसाब से देखें तो ग्राफ अलग है, और हम अगर टेक्निकली जो हम यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें ग्राफ अलग मिलता है। एक्सपेरिमेंट हमको ये लगता है कि कम लैम्डा की कम वेवलेंथ रिलीज होती है, ज़्यादा लैम्डा की कम वेवलेंथ रिलीज होती है, इन बिटवीन वेवलेंथ की जो रेडिएशन से वो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, वही हमें ऑब्जेक्ट का कलर दिखता है। लेकिन थ्योरेटिकली देखें तो ये समझ में आता है कि कम वेवलेंथ की ज़्यादा रेडिएशन रिलीज होती है और ज़्यादा वेवलेंथ की कम रेडिएशन रिलीज होती है। यहाँ तो ग्राफ मैच हो रहा है, दोनों ही इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपर ग्राफ को देखें तो ये थ्योरेटिकली मैच नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर ग्राफ से। ठीक है, इसका मतलब अगर हम वेव नेचर को कंसीडर करें तो वेव नेचर का एक्चुअल फिनोमिना से कुछ वेरिएशन है। इसका मतलब वेव नेचर इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं पा रही। वेव नेचर तो ये ग्राफ दे रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का तो ये ग्राफ आ रहा है, मतलब वेव इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं सकती है। तब जाके बच्चों आगे एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं प्लैंक थ्योरी। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। Student, at the end we can conclude that wave nature do not explain the black body radiation. Okay, जो wave nature है ऑफ लाइट वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था अभी कि जो ब्लैक बॉडी का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इंटेंसिटी एंड लैम्डा, तो वो कम, जो जिनकी कम वेवलेंथ है वो कम इंटेंसिटी में रिलीज होती है, और जिनकी ज़्यादा वेवलेंथ है वो भी कम इंटेंसिटी पे रिलीज होता है। बच्चों, कोई भी वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर हम इनफाइनाइट वेव पे भी जाते हैं तो भी उसकी इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट की लाइट तो इनफाइनाइट तक भी रिलीज़ करता रहेगा। ठीक है, तो रेडिएशन जो भी रिलीज आउट हो रही है उसकी इंटेंसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा था, वापस हम रिवाइज कर लेते हैं कि सपोज कोई बॉडी है, उसको अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसमें नंबर्स ऑफ लैम्डा होते हैं, इस एनर्जी के अंदर नंबर्स ऑफ लैम्डाज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है और फिर ये बाद में इसको एमिट आउट करता है। ठीक है, जो रेडिएशंस एमिट आउट हो रही है बच्चों, इस एमिट आउट रेडिएशन में भी नंबर्स ऑफ लैम्डा है, राइट। तो जो रेडिएशंस एमिट आउट हो रही है इसमें भी क्या है, नंबर्स ऑफ लैम्डा है। तो इन जो ये जो लैम्डा है इसके अंदर जो कम वेवलेंथ की लैम्डा है, कम वेवलेंथ है, वो कम इंटेंसिटी में रिलीज होती है, और जो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट्स हैं वो भी कम इंटेंसिटी में रिलीज हो रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ ग्राफ देखें तो देखिए ज़्यादा वेवलेंथ का है तो ये भी कम इंटेंसिटी दिखा रहा है, और ये कम वेवलेंथ वाले भी कम इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। लेकिन जो इन बिटवीन वाले वेवलेंथ होते हैं उनकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। इसको हमको बोलते हैं लैम्डा मैक्स, जहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, और ये ही कलर हमें ऑब्जेक्ट का दिखता है। जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एमिट होती है, लैम्डा जो मैक्सिमम एमिट आउट होती है, उसी कलर का हमें क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है बच्चों, हम ये स्टडी कर चुके हैं। लेकिन जब हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं, वेव के हिसाब से जब हम कंसीडर करते हैं बच्चों, तब जो ग्राफ है वो थोड़ा अलग आता है। तब वो ग्राफ जो आता है ना, इस तरीके से कर्व आता है। तो हमने देखा था थ्योरेटिकल कर्व के अंदर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने देखा था थ्योरेटिकल कर्व के अंदर हायर वेवलेंथ के तो ऑलमोस्ट सही चलता है। ठीक है, हायर वेवलेंथ वाले का ग्राफ एक्सपेरिमेंटल से एकदम सेम चलता है, ऑलमोस्ट सेम चलता है। लेकिन जो लोअर वेवलेंथ का ग्राफ है वो सेम नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप, डाउनवर्ड ग्राफ है और यहाँ पे क्या है, अपवर्ड ग्राफ है। तो लोअर वेवलेंथ पे ग्राफ मैच नहीं करता। इसका मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से ये ग्राफ निकला है। ठीक है, वेव थ्योरी के हिसाब से ग्राफ निकला है। तो वेव थ्योरी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जो वेव थ्योरी है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की जिसको बोला गया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अभी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
सो स्टूडेंट वी हैव सीन दैट वेव नेचर जो है लाइट का वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैक्स प्लैंक ने इन 1901 एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, जिस थ्योरी को बोला गया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने दी थी, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, आफ्टर दैट हम इस थ्योरी को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए ये थ्योरी क्या कहना चाहती है। तो बच्चों प्लैंक ने ये कहा कि जो रेडिएशंस होती है वो वेव के फॉर्म में नहीं, वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एमिट आउट होती है। जो रेडिएशंस होते हैं, हमने अभी क्या कहा कि रेडिएशन वेव के मोशन में एमिट आउट होते हैं ना, रेडिएशन हमेशा वेव के मोशन में एमिट आउट होते हैं। लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहती है? इट मीन्स मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि जो रेडिएशंस है वो किसके फॉर्म में एमिट आउट होते हैं बच्चों? वेव के फॉर्म में नहीं होते, वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एमिट आउट होते हैं। और ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है इसको हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं हम इसको? क्वांटा। बच्चों क्वांटा जो है, यहाँ पे जो क्वांटा जो है ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम नंबर्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है उसके हम नंबर्स ऑफ पैकेट्स की बात कर रहे हैं, एक पैकेट की बात नहीं कर रहे। जब नंबर ऑफ पैकेट्स की बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? क्वांटा। मतलब ये क्वांटा क्या है बच्चों? ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ एक पैकेट ऑफ एनर्जी की बात करनी हो, अगर मुझे सिर्फ सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी की बात करनी है, तो उस केस में मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? आई विल यूज क्वांटम, ठीक है बच्चों। तो सिंगल के लिए हम यूज करेंगे क्वांटम, और जब हम प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्वांटा। तो मैक्स प्लैंक ने कहा रेडिएशन जो एमिट होती है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी में एमिट होती है, और इस पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इन हर एक जो पैकेट्स होती हैं इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, हर एक पैकेट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। उस एनर्जी के लिए उसने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो E है उस पैकेट की एनर्जी है, और इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी के साथ में? अगर हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दे प्लैंक कांस्टेंट से। यहाँ पे h क्या है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक ने दिया था ये, तो इसका क्या नंबर है? इसको हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? इसकी वैल्यू है 6.624 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। तो अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे? उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को अगर आप h से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पैकेट की, ठीक है। तो अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है उस पर्टिकुलर पैकेट की तो आपको क्या करना है? उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है h से, तो आपको पैकेट की एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम कंक्लूड करें इस पॉइंट को तो हम ये कह सकते हैं कि पहले कहा गया था कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में मोशन करती है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हर एक जो वेव है इसका 400 नैनोमीटर है, मतलब जो वेव है, जो लाइट है वो 400 नैनोमीटर की, तो हर एक वेव का जो वेवलेंथ होगा वो 400 नैनोमीटर ही होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ क्वांटम के हिसाब से, तो क्वांटम ने कहा वेव की तरह नहीं, वो पैकेट के फॉर्म में मूव करती है। ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं ये किसके फॉर्म में निकल रहे हैं? इस स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं। इसमें हर एक पैकेट का, अगर ये 400 नैनोमीटर की लाइट है तो इसमें हर एक पैकेट का कितना नैनोमीटर होगा? 400 नैनोमीटर होगा, ठीक है बच्चों। वेरी सिंपल है ना। तो पहले वेव कहा गया, अब पैकेट ऑफ एनर्जी कहा गया। मतलब जब भी लाइट एमिट आउट होगी सोर्स से, कहीं से भी निकलेगी, तो वो पैकेट के फॉर्म में निकलेगी। तो बच्चों जब ये थ्योरी आई, जब पैकेट ऑफ एनर्जी की थ्योरी आई और ये कहा गया कि हर एक लाइट क्या होती है? क्वांटम के फॉर्म में निकलती है,
अगर ज़्यादा पैकेट्स निकलते हैं तो क्वांटा की फॉर्म में निकलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलते हैं। तो इस थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया, और जो हमने ग्राफ देखा था जिसमें पहले कम था फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है इंटेंसिटी, उसके बाद में वापस से डिक्रीज होती है, जो हमने वो ग्राफ देखा था हिल टाइप, वो इस थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे जाके पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जो ये क्वांटम थ्योरी है प्लैंक की, हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके हर एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव टू दी प्लैंक क्वांटम थ्योरी।